नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपसे बात करने चाह रहा हूँ वो बुनियादी तौर पे मगरबी तहज़ीब और सफ़ेद नस्ल परस्ती के हवाले से, यानी यूँ कह लें कि वाइट सुप्रीमेसी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड वाइट सुप्रीमेसी को आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और ये मैं आपको सारा साबित करूँगा। ये हिस्टोरिकली ये सारी ये बातें हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ये आगाज़ कहाँ से हुआ। मेरा जितनी भी मैंने रिसर्च की है, असल में इस रिसर्च का आगाज़ इस तरह से हुआ था कि मेरा एक यूनानी दोस्त जो सोशल मीडिया पे मुझसे राब्ते में है, उसने एक सवाल किया कि जो मगरबी तहज़ीब है ये इन ऑल रिस्पेक्ट सुपीरियर है। तो ज़ाहिर है ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है, दुनिया में मगरिब जो है वो छाया हुआ है। जो सारा वहाँ पे सनती इनकलाब आया, बाकी जो मामला हुए सब अमेरिका और यूरोप बड़ा डोमिनेट कर रहा है इस वक्त दुनिया में। इससे इनकार नहीं मुमकिन है कि चीन ने बहुत तरक्की की है, जापान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन असल जो इस वक्त भी दुनिया की तरक्की की कुंजी है वो यही समझा जाता है कि वो यूरोप के हवाले में। तो लिहाजा उसने ये कहा कि आप लोग क्या इतना शोर मचाते रहते हैं कि हम लोग ये हैं, मुसलमानों ने ये किया, फिर बाकी सिविलाइजेशन भी कहती रहती हैं किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया हमने किया। ज़्यादा इसमें मुझे फिर जाके रिसर्च करना पड़ी। जब मुझे ये रिसर्च करना पड़ी तो मेरे नोटिस में ये बात आई कि बुनियादी तौर पे मेरा वो जो यूनानी दोस्त ये सारी बातें कह रहा है वो गलत हैं, वो झूठ पर मबनी है। हकीकत ये है कि सारी मगरबी तहज़ीब जो है वो एशियाई और अफ्रीकी तहज़ीबों पे खड़ी है। अब आप ये देखिए कि आज से तकरीबन 4200 साल पहले हम्मुराबी का आपने जिक्र सुना होगा। हम्मुराबी एक बड़ा आदिल हुक्मरान गिना जाता है, जिसके दौर में ये कहा जाता है, बेसिकली वो मेसोपोटामिया का कहा जाता है, लेकिन मेसोपोटामिया इराक था उस वक्त का। ये वो इराक है जिसके बारे में कहा जाता है जिसके बाग मुअल्लक थे, बागात मुअल्लक बागात। ये दुनिया का एक अजूबा गिना जाता था। पुराने जो 7 दुनिया के अजूबे थे उनमें से ये एक अजूबा गिना जाता था। और इसके बारे में ये इंग्लिश में ये कहते थे हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोनिया। तो लिहाजा आप ये सोचें कि वो बागात बेसिकली जो थे वो मुअल्लक नहीं थे, वो ज़मीन के ऊपर ही बने थे। लेकिन जब आप दूर से आ रहे होते थे, उस वक्त के लोग जो ज़ाहिर घोड़ों में सफ़र करते थे वो दूर से आते तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि वो बागात जो हैं वो मुअल्लक हैं। यानी किस लेवल पे उनकी सिविलाइजेशन ने तरक्की की होगी, उनकी मैथमेटिक्स, उनका लॉ, उनकी कल्चर, उनकी इकॉनमी, उनका मिलिट्री पे सारी रिसर्च ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त किस्म की। यानी दुनिया की बेहतरीन तहज़ीबों में जो थी वो तहज़ीब उस वक्त खड़ी थी। लेकिन ये आपको पता ही है कि ये कोई भी इंसानी तहज़ीब आज तक जो है वो साबित एक जगह पे कायम दायम नहीं रह सकी। उसको ज़वाल, अरूज को ज़वाल ज़रूरी है। ज़्यादा तकरीबन 600-700 साल बाद जो था इस सल्तनत का जो ज़वाल था वो शुरू हो गया। ज़्यादा इसके ज़वाल के नतीजे में यहाँ पे जो बसने वाले स्कॉलर थे, जो मैथमेटिशियन थे, जो आर्किटेक्ट थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, जो मिलिट्री के और एक्सपर्ट थे, इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मिस्र का रुख किया। और मिस्र में फिर वो उस तहज़ीब ने जन्म लिया जिसको हम आज लोग भी फ़िरौनों के हवाले से याद करते हैं। और आपको पता है कि कुरान पाक में बहुत ख़ास तौर पे इसके फ़िरौन के हवाले से, हज़रत मूसा के हवाले से, हज़रत यूसुफ़ के हवाले से, हज़रत याकूब के हवाले से, इस सारे इन हवालों से इसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। यानी बहुत तगड़ी ये एक तहज़ीब थी जिसने वहाँ पे जन्म लिया इराकी तहज़ीब के बाद। अब आप ये देखिए कि मैं ये कह रहा हूँ कि 4200 साल पहले इंसानी तरक्की का जो अरूज था वो इराक में था। इराक एशिया में वाक़या है। और फिर उसके बाद ये सब लोग जो गए हैं वो अफ्रीका में गए हैं, मिस्र अफ्रीका में वाक़या है। लिहाजा वहाँ पे ये जो सारी तहज़ीब थी, मिस्री तहज़ीब, मिस्र पे इसको ख़ास तौर पे मिस्र के जो सदर जमाल अब्दुल नासिर थे वो तो बहुत प्राउडनेस फ़ील करते थे। वो इतना इस्लाम पे प्राउडनेस फ़ील नहीं करते थे जितना वो इस मिस्री होने पे फ़ील करते थे कि वो फ़िरौनों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल ये खैर उनकी सोच थी। लेकिन मैंने ये आपसे कहना था कि इंसानी तारीख़ में ये देखा गया है कि जिस वक्त भी कोई तहज़ीब बहुत तरक्की की मनाज़िल तय कर लेती है तो उसके इर्द गिर्द जो छोटे मोटे ममालिक होते हैं वो ममालिक आम तौर पे कोशिश वहाँ के लोग करते हैं। और पुराने ज़माने में तो ख़ास तौर पे अपनी इल्मी तस्कीन के लिए लोग बहुत बड़ी जो सल्तनतें हैं वहाँ के बड़े शहरों में जाके कोशिश करते थे कि वहाँ से बेहतर इल्म हासिल कर सकें।
सो ऐसी कैफियत वहाँ पे थी। अगर आप मिस्र के बहरा रोम में मिस्र के बिल्कुल सामने देखें तो आपको वहाँ पे एक जजीरा नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा जजीरा है, उसका नाम है क्रीट। ये क्रीट जजीरा जो है यूनान के बिल्कुल करीब तक तर है, और यूनानी आपको पता है वो तहजीब है जिसने सिकंदर आज़म का जिससे ताल्लुक़ था, और सिकंदर आज़म ने पूरी तकरीबन दुनिया फ़तह की जाती कहा जाता है उसका भी, यानी यूरोप में और एशिया में और अफ्रीका में उसने अपनी एक ख़ास हद तक जितनी भी फतवाहत मुमकिन थी उसने वो की थी। लेकिन ये फतवाहत ये ज़हन में रखें कि ये सब फतवाहत बाद में हुई थी। पहले जो तरक्की याफ्ता जो तहजीबें थी वो यही तहजीबें थी, ये अपना इराक़ की तहजीब और मिस्र की तहजीब। यहाँ से ये सारा इल्म जो भी था, जितनी भी इन्होंने रिसर्च की थी, अगर हम लोग ये कहते हैं, यानी हिस्ट्री भी हमें ये बताती है कि ये इतनी तरक्की याफ्ता तहजीबें थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़े फ़लसफ़ी भी पैदा हुए होंगे, बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के आर्किटेक्ट्स भी पैदा हुए होंगे। क्योंकि फ़िरौन मिस्र में जो पिरामिड्स बनाए गए हैं, अगर आप उनको देखें तो आज भी वो दुनिया हैरान है कि किस तरह बनाए गए हैं। शुरू में तो ये बहुत अरसा बहस चलती रही थी कि ये जिन्नों ने तामीर किए हैं, क्योंकि उसमें 6 बाई 6 फुट के जो हैं वो पत्थर लगाए गए हैं, पत्थर सॉलिड यानी मेंटेन ही कह रहा, रॉक्स जो हैं उनको काट के लगाया हुआ, और एग्जैक्ट बिल्कुल आप एक साइड से दूसरी साइड से नापें, और 480 फुट की बुलंदी तक। मीनार पाकिस्तान जो यहाँ हमारे यहाँ ये 192 फुट है, उससे आप अंदाज़ा लगाएं, इसकी दुगनी बुलंदी से भी ज़्यादा ऊँचा था वो। तो वो अभी तक भी वहाँ पे वो खड़ा है, वो कायम दायम है वहाँ पे, बड़ी दुनिया वहाँ उसको देखने जाती है। तो जिस तहजीब ने इस लेवल पे किया, डेफिनेटली वहाँ पे सियासी बातें भी होती होंगी, सियासी फ़लसफ़ी भी होंगे, इराक़ में भी सियासी फ़लसफ़ी होंगे, मईशत भी इन दोनों ममालिक की बड़ी ज़बरदस्त थी, फिर मिलिटरीली भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और कल्चरली भी बड़े ये स्ट्रॉन्ग थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन इनको दोनों को कहा जाता है। और यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रीट में ये सारी इन्फॉर्मेशन ग्रेजुअली ट्रांसफ़र होती रही, और ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ से ये यूनान में चली गई। यूनान वो जगह नाज़रीन जिसको क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी मगरबी तहजीब का पंगूड़ा आप कह लें उसे, यानी मगरबी तहजीब ने वहाँ पे जन्म लिया था। अब ये मगरबी तहजीब जो वहाँ पे जन्म ले रही थी, या जिसने जन्म वहाँ पे लिया, वहाँ पे अरस्तू, अफलातून, सुकरात, बुकरात, एक लंबी लिस्ट है उनके सारे मुफक्करीन की। अब मैं आपसे असल में ये कहना चाह रहा था कि जो यूनान और मिस्र में सब कुछ हुआ था, तो डेफिनेटली उसमें भी ऐसे फ़लसफ़ी होंगे जो शायद इनसे भी बरतर फ़लसफ़ी हों, जो यूनान में जिन फ़लसफ़ियों ने जन्म लिया था। लेकिन मैं जूँ ये इस पर रिसर्च करता गया, जूँ पढ़ता गया, ज़ाहिर है गोरे ने यूनान से कहा था, मुझे ज़्यादा इस बात की पड़ी हुई थी कि मैं इस बारे में इसको क्या माकूल जवाब दूँ। तो जितनी मैं रिसर्च करता चला गया, उस रिसर्च के बाद मुझे ये बात अजां हुई कि बुनियादी तौर पे जो इराक़ी थे वो गंदमी रंग के है, या वीटिश कलर के कह लें, या लाइट ब्राउन कलर के कह लें, वो हैं। तो जो अगर मिस्रियों को आप देखें तो वो थोड़े ब्लैकिश हैं, और अगर आप यूनानियों को देखें तो यूनानी बहुत ज़्यादा वाइट है। अच्छा, ये दोनों इलाके जो थे ये गर्म इलाकों में थे इराक़ और मिस्र, यानी मेसोपोटामिया और उस वक्त का जो मिस्र था। लेकिन जो यूनान था ये सर्द इलाके में था, और सर्द इलाके में होने की वजह से इनका कलर बड़ा वाइट था। लिहाजा वहाँ पे ये किया गया कि उस वक्त इन सारे जो फ़लसफ़ी थे, इन्होंने ये सोचा कि ये सारी जितनी नॉलेज, जितना इल्म जहाँ पे है, इसको डीलिंक किया जाए, वहाँ से कट ऑफ किया जाए, और ओरिजिनली ये साबित किया जाए कि ये सारा कुछ जो रिसर्च है ये यूनानियों ने किया और एक ज़बरदस्त सिविलाइजेशन को जन्म दिया। नाज़रीन, मैं ये आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सारा उससे पहले जिस वक्त ये दोनों तहजीबें बड़े अरूज में थी, इराक़ी और मिस्री तहजीबें, उस वक्त सारा यूरोप एक जंगली, एक वहशी किस्म का यूरोप था, और इसका ये आलम था कि ये सारा ट्राइबल था, और ट्राइब्स बिल्कुल बिखरे हुए तितर बितर थे, और ये यहीं से, यानी यूनान से ये शुरू हुआ। यूनान से खैर ये तरक्की होती गई, ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फतवाहत की, और फिर ये जो सिलसिला था, अब ये बात ज़हन में रखें कि सिकंदर आज़म जो था, ये हज़रत ईसा से तकरीबन 323 साल पहले इसका ये सारा सिलसिला वहाँ पे हुआ है। यानी मैं तकरीबन 2300 साल पहले जो है
वो सिकंदर आज़म का सिलसिला है। लेकिन ये जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ मिस्री तहज़ीब का और इराक़ी तहज़ीब का, इराक़ी तहज़ीब 4200 साल पुरानी थी, मिस्री तहज़ीब 3500 साल पुरानी थी। 3500 साल में से आप 500 साल मज़ीद निकाल दें तो उस वक्त तक, या 500-700 साल आप मज़ीद निकाल दें तो उस वक्त तक ये जो सारा इल्म था ये तकरीबन यूनान मुंतकिल हो चुका था। अब उन लोगों ने ये किया कि इस सारे को ओरिजिनल इल्म अपना शो करने के लिए उन्होंने पीछे से टोटल कट लगा दी और हर बात पे ये कहा कि ये हमने किया। अब हुआ ये कि जिस वक्त सिकंदर आज़म का आया सिलसिला, तो वो मैं यहाँ पे भी ये जिक्र करूँ कि सिकंदर आज़म से जिस वक्त बाद में अंग्रेज़ यहाँ पे आए हैं, उन्होंने सिकंदर आज़म के बहुत सारे रेफरेंसेस दे के इंडिया को सब्जुगेट करने के लिए वहाँ पे कहा था कि आप लोग इन्फीरियर लोग हैं, क्योंकि ये यूनानियों ने बात कही थी। और इस तरीके से सारा मतलब है कि ये जिस वक्त यूनान में सारा ये इल्म मुंतकिल हुआ है तो सफ़ेद नस्ल परस्ती उस वक्त उनके अंदर पैदा हो चुकी हुई थी कि हमने सफ़ेद नस्ल को उजागर करना है, हमने ये इनको डोमिनेट करना है, हमने ये साबित करना है कि हम लोग सुपीरियर हैं। लिहाजा वो जितना इल्म था बाकी इन्होंने हासिल किया हुआ था इराक़ और मिस्र से, उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पे ये आपसे जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि मिस्र में इस बात पर रिसर्च जारी है कि उस वक्त की मिस्री ज़बान जो थी वो क्या थी। वो क्योंकि कुंदा की हुई ज़बान है, लिहाजा उसको पढ़ने की कोशिश की जा रही है। शायद आज से 150 साल पहले, मैं दुनिया में नहीं होऊंगा, ये बात यहाँ हो जाए कि उसमें उनके फ़लसफियों ने क्या कुछ वहाँ पे रिसर्च की हुई थी जिसको बाद में यूनानी फ़लसफियों ने ओरिजिनली अपनी जो थी वो रिसर्च साबित किया। खैर, जिस वक्त ये सारा यूनान में चल रहा था तो यूनान से फिर हज़रत ईसा की पैदाइश तकरीबन 2000 साल पहले हुई और उस वक्त यूनान जो था वो एक डिकेइंग फेज़ में चला गया हुआ था और रोमन सल्तनत जो थी वो उसकी बुनियाद रख दी गई हुई थी। रोमन सल्तनत ताकत पकड़ रही थी, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 300-350 साल पहले जो थी वो भी वहाँ पे 300-400 साल पहले वहाँ पे वो ताकत पकड़ रही थी। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो उस वक्त दो मराकज़ थे, यानी एक यूनान हो गया एक तरफ और दूसरी तरफ जो था वो रोम हो गया। लेकिन रोम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका हुआ था और रोमी जो थे वो यूनान पे भी कब्ज़ा करके वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। और ये सारी जो सल्तनत थी रोमन सल्तनत, ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैली हुई थी। अब इतनी बड़ी सल्तनत को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, इसलिए कॉन्स्टेंटिनोपल यानी तकरीबन हज़रत ईसा की पैदाइश के 323 एक साल बाद जो था वहाँ पे एक बादशाह था, तो उसने इसको ईसाईयत को बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी मज़हब डिक्लेयर किया और बाकी जो मज़ाहब थे उन पर पाबंदी लगाई और इस तरह से ईसाईयत फैलना शुरू हो गई। और उसी बादशाह ने ये यहाँ पे, जिसे आज कल इस्तांबुल कहा जाता है, पहले इसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, उसी बादशाह ने ये बनाया था। तकरीबन आप ये कह लें 1700-1800 साल पहले, यानी इस बादशाह की 337 ईस्वी में इसकी डेथ हुई थी और उसके दरमियान ये सारा कुछ तामीर किया गया था। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल ऐसे ही चलता रहा, लेकिन ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि सल्तनत में बहुत वसी थी, लिहाजा रोम में ये डिसाइड किया गया कि इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। कॉन्स्टेंटिनोपल के जो इलाका था कस्तुनतुनिया जिसे कहा जाता है, इसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लेयर किया गया और वो जो दूसरी थी वो उसे सिर्फ रोमन एम्पायर कहा जाता था जो कि रोम में मौजूद थी। लेकिन वो सल्तनत जो थी तकरीबन 450-55 में ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे जर्मन जो ट्राइब्स थे उन्होंने ज़ोरदार तरीके से अटैक किया था कि उसको तह व बाला करके रख दिया, लिहाजा वो सल्तनत तबाह हो गई। लेकिन ये सल्तनत जो थी ये तकरीबन अगले 1000 साल तक भी चलती रही। ये इस सल्तनत को ख़त्म करने का बायस जो थे वो तुर्क बने थे। तुर्क जो है आपको जैसा कि इल्म है तकरीबन 13वीं सदी में इन्होंने अपनी सल्तनत का आगाज़ किया, इसकी बुनियाद रखी और आहिस्ता आहिस्ता ये फैलते चले गए। और 1453 में इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्ज़ा कर लिया और तब से अब तक वो मुसलमानों के कब्ज़ा में और मुसलमानों की हुकूमत वहाँ पे चली आ रही है। लिहाजा जिस वक्त उन्होंने वहाँ पे ये सारा कब्ज़ा कर लिया तो इसके बाद मुसलमानों इसको कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्ज़ा करने के बाद जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, ये मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो क्रिश्चियन है ये 3 हिस्सों में तकसीम है, यानी एक प्रोटेस्टेंट है, एक कैथोलिक है और एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। ऑर्थोडॉक्स
ज़्यादातर ईस्टर्न यूरोप में रहते हैं। और उसका जो मेन था जिसे हाया सोफिया कहा जाता है, ये यहाँ पे ये सब लोग इबादत करते थे। ये सारा सब कुछ यूनान के अंडर था। लिहाजा जिस वक्त यूनान पे तुर्कों का कब्ज़ा हो गया तो ये सारा जो था वो मॉस्को मुंतकिल हो गया। मैंने सिर्फ आप लोगों से शेयर यहाँ पे ये बात करनी थी कि जो इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे ये बहुत बुलंदो बाला दावे कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये सब कुछ बनाया है, हम लोगों ने तरक्की की है, ये हमारे एशिया अफ्रीका के जो भाई हैं ये भी सारे यही सोच रहे हैं कि वो बहुत तरक्की याफ्ता थे। ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल नहीं है। सब कुछ उन्होंने एशिया और अफ्रीका से लिया। यहाँ मैं ये जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस वक्त कोलंबस ने 1492 में यानी 15वीं सदी के बिल्कुल आखिर में अमेरिका में हमला किया था तो उसके पास तलवार और तीर ही था। ये जो तोप है बुनियादी तौर पे तोप जो है ये चीनियों ने ईजाद की थी। चीनियों के बाद ये मुग़लों के पास आई, मुग़लों से ये तुर्कों के पास गई, तुर्कों से ये यूरोप में गई। और यूरोप वाले जो थे तकरीबन 17वीं सदी से 20वीं सदी के मिड तक बिल्कुल पागलों की तरह लड़ते रहते। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि रिकॉर्डेड वर्ल्ड हिस्ट्री में 619 मिलियन यानी 60 करोड़ से ऊपर आप लोग कह लें 62 करोड़ आप कह लें 62 करोड़ इंसानों को कत्ल किया गया जो रिकॉर्डेड इंसानी हिस्ट्री में जंगें हैं। और उनमें से तकरीबन 400 मिलियन यानी 40 करोड़ जो इंसान हैं वो यूरोप ने कत्ल किए हैं। इस बात का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ पहली और दूसरी जंग अज़ीम में जो यानी 1900 और 1950 के दरमियान लड़े गए, इस दौरान 10 करोड़ लोग जो थे वो कत्ल हो गए थे, मारे गए थे जंगें लड़ते हुए। तो इस बात से सारा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। बताना मैं आपको ये चाह रहा था कि वो जो नस्ल प्रस्ती की बुनियाद इन्होंने यूनान में रखी थी वो फिर ये इन्होंने बरकरार रखी, लेकिन ये इस काबिल नहीं थे कि ये कोई बहुत ज़्यादा करते, क्योंकि ये भी तलवारों तीरों से और इन सारी चीज़ों से लड़ते थे। वो मुसलमानों के पास भी थी, वो बाकी जो कौमें थी उनके पास भी थी। तब्दीली उस वक्त आई जिस वक्त यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18वीं सदी की बिल्कुल में 1733 में कहा जाता है। और उसी सदी में 18वीं सदी में 1788-89 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। इन दो इनकलाबात की वजह से वहाँ पे बड़ी मेजर तब्दीली आई। और आज ये क्लेम कर रहे हैं इस बात का कि हम लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं, हम लोग बहुत मजहब हैं। इन्होंने 3 साल इतना खौफनाक किस्म का खून खराबा किया कि आप लोग इसका तस्वर ही नहीं कर सकते। यानी लाकू खान और चंगेज़ खान जो थे उन्होंने इतना ये खून खराबा नहीं किया था जितना यूरोप ने खून खराबा यूरोप के अंदर किया। लिहाजा क्योंकि ये जंगें लड़ रहे थे मुसलसल, इसलिए इनका असला इम्प्रूव करना मजबूरी थी। वो जो आप तोप वाली मैंने बात आपका जिक्र की है उसका आप ज़हन में रखें कि वो उसको ये इम्प्रूव करते गए, उसको फिर गन्स में छोटा मुंतकिल किया गया, फिर रिवॉल्वर में मुंतकिल किया गया। ये सारी चीज़ें जो थी, फिर आप ये देखिए कि पहली जंग अज़ीम में टैंक जो था वो बना, फिर दूसरी जंग अज़ीम में भी, पहली जंग अज़ीम में जर्मनी ने सबमरीन भी बना ली थी, फिर दूसरी जंग अज़ीम में भी सबमरीन हुई, फिर एरोप्लेन बन गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनकी जंगें लड़ने की वजह से हुई थी। और ये ज़हन में रखें कि तोप जो है वो बुनियादी तौर पे मुसलमानों के हवाले से चीन की ईजाद की हुई जो वो तोप थी वो यहाँ पे पहुँची। और फिर इसने ये सारा करके अब सारी दुनिया पे ये असले के ज़ोर पे डोमिनेट कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने जापान पे 2 एटम बम गिराए हैं। वो तो मासूम बेचारे सिविलियन थे, उन्होंने कोई वहाँ पे मिलिट्री के जो वहाँ पे ऑफिस थे या वहाँ पे जो मिलिट्री डिप्यूटेड थे, वो मिलिट्री तो थी नहीं वहाँ पे, वो सिविलियंस पे सारे गिराए हैं। लिहाजा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आप लोग ये कतन ज़हन में ना रखें। आप लोग ये इस बात पे थोड़ी सी आप लोग भी कोशिश अगर करेंगे, अब तो नेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट मिल जाएगी। और फिर ये आप देखें कि इन्होंने जिस वक्त अमेरिका दरियाफ़्त किया, अमेरिका में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पैदा होती थी। एक वहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा पैदा करते थे और उससे चीनी बनाते थे, शराब बनाते थे। और दूसरा वहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा पैदा होती थी। उसके लिए उनको मज़दूर चाहिए थे। वो यूरोप के पास इतनी आबादी नहीं थी, क्योंकि जो मुकामी अमेरिकन थे उनको तो इन्होंने कत्ल कर दिया हुआ था। यानी बड़ी तेज़ी से इन्होंने कत्ल किया था। और उनकी ये जो सही जेनोसाइड जिसको कहा जाता है ना, वो जेनोसाइड इनको की और उनको बेचारे तकरीबन ख़त्म होने के करीब थे। इस वक्त आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका जो कि 33 करोड़ का मुल्क है, वहाँ पे सिर्फ 1.5 करोड़ वो मुकामी लोग जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं, बाकी सारे गोरे और दूसरे लोग वहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इन लोगों को फिर जब ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने अफ्रीका से
जो थे वो ग़ुलाम सारे यूरोप ने वहाँ पे अगवा करके लोगों को, अफ्रीकी लोगों को, तो वहाँ बेचना शुरू कर दिया। लिहाजा ये सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे तहरीक चली, इनको भी कुछ ना कुछ, जो काले लोग थे इनको राइट्स दिए गए, लेकिन गोरे जो अमेरिका ना वो अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। और आपने ये देखा होगा कि मई 2020 में ये जो जॉर्ज फ्लॉयड का जो सारा सिलसिला शुरू हुआ था, एक काले को कत्ल कर दिया गया था, 8 मिनट और 34 सेकंड जो वो पुलिस वाला अमेरिकन गोरा उसके गर्दन पे बैठा रहा था, उससे उसकी डेथ हो गई। 5 तकरीबन मिनट बाद हो गई थी डेथ। वहाँ पे उस पर बड़ा रिएक्शन हुआ, अमेरिका में पहले हुआ, फिर वो यूरोप में फैल गया, फिर वो सारा जो सिलसिला हो गया। तो वो सारी जो जंग है, आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक ये ज़हनी तौर पर इस बात को नहीं मान रहे, ये यही मान रहे हैं कि सारा इल्म जो है दुनिया में हमने तकसीम किया, वो बड़ा प्राउडली कह रहे हैं। ये तो उस मेहरबानी है उस यूनानी की जिसने मेरे साथ ये बात की और जिसने मुझे सारा इस तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराई, और मैंने रिसर्च की, और मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूं, ताकि आप लोगों में ये जो एक एहसास कमतरी मुसलसल एशिया और अफ्रीका के लोगों में आ रही है, ये ख़त्म हो, और आप लोग ये सारे पढ़ें और बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ उनके साथ ये बात करें कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो कुछ भी सारा हासिल किया है, ये सब कुछ इस इल्म जो है एशिया और अफ्रीका से हासिल किया गया। बहुत शुक्रिया।